नमस्कार, याशा.com आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 614 614। आज हमारे साथ प्रकाश चंद्र जाखड़, गांव हरियाणा। तो टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है जयराम जी। भी धन्यवाद। ये पूर्व सैनिक हैं और बैंक कर्मी भी रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले नियमित से बता दूं, ये तो वीडियो याशा.com संपत्ति रहेगा। इसमें जो कुछ नहीं उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। इसका कोई व्यावसायिक पे लिखित नहीं होगा। एक बार इंटरनेट पर एडिट करके अपलोड करने उठाएंगे नहीं। तो शुरुआत में पारिवारिक परिचय से बताएँ। परिवार में जैसे माता पिता का नाम? पिताजी श्री गणपत राम जी जाखड़, ठीक, स्वर्गवास हो चुका है। माताजी श्रीमती सोनी देवी, ठीक, वो भी स्वर्गीय हो चुकी हैं। और दादा दादाजी का नाम याद है? बताएं। दादाजी श्री खांगा राम जी हमारे दादाजी महात्मा थे। अच्छा। और उन्होंने 12 महीने तक खड़ा उपवास किया था। अच्छा, हाँ। और उन पर शिव महाराज की असीम कृपा थी। जी। उन्हीं की कृपा है आज। दादी जी का नाम याद है? दादी जी का नाम पारा देवी। और पीछे याद है? पीछे याद है, बताएं। सब याद है। बताएं कितने याद है, बता दें। अच्छी बात है। ये शुरू से बता दूं? शुरू से बता दें। ये हमारा गांव विक्रम संवत 1727 में बसा था। ठीक। श्री सेवाराम जी जाखड़ बादासर। हाँ। पहले बिग्गा, फिर बादासर से रणावा आ गए थे। उसके बाद में पूरा राम जी तक एक ही पीढ़ी चली। बीच में 2 हमारे जो बुजुर्ग थे वो अच्छे हुए थे। दीपाराम जी, उन्होंने दीपानी जोड़ी खुदाई। और एक हीरा राम जी हुए थे अच्छे, उन्होंने हीरानी जोड़ी खुदाई। उसके बाद में पूरा राम जी तक वहाँ तक एक ही पीढ़ी चली। पूरा राम जी के 4 बेटे थे। केसा राम जी, नंदा राम जी, एक वो उदा राम जी और मान्ना राम जी। केसा राम जी के कोई औलाद नहीं थी जी। और नंदा राम जी के 2 बेटे हुए, उदा राम जी के भी एक हुआ। और हमारा जो वंश है वो माना राम जी से है। माना राम जी के 2 बेटे थे, डूंगा राम और ज्ञाना राम जी। ज्ञाना राम जी चौधरी हुए थे। और उन्होंने अपने टाइम में लोहागर में एक कमरा करवाया था। उस टाइम पर 7 रुपये लगे थे। अच्छा। हाँ। और ज्ञाना राम जी के 3 बेटे हुए। और तीनों में भैरू राम जी, पन्ना राम जी, जैसा राम जी। ठीक। और हमारे परदादा का नाम था भैरू राम जी। भैरू राम जी के 6 बेटे हुए। 6 में हमारे दादाजी महात्मा जी खांगा राम जी हुए। और हमारे उनके 3 बेटे थे। हमारे बड़े ताऊ जी थे और रामनाथ जी, पिताजी गणपत राम जी और चाचा हरदेवा राम जी। हरदेवा रामनाथ जी 1939 में आर्मी में भर्ती हो गए थे। सेकेंड वर्ल्ड वार में लड़ाई में कांगो भी गए थे। और उनको कांगो में मेडल भी मिला था। और वो 6 जून 1976 को उनका स्वर्गवास हो गया। पृष्ठभूमि रही है कहने मतलब। हाँ। तो बहन भाई कितने आप? हम 5 भाई और 3 बहन हैं। नाम बताएं क्रम से। हाँ, बड़ा तो मैं हूँ। छोटा भाई धर्मवीर है जो खेत में रहते हैं जी। और उससे छोटा रामस्वरूप जी राजस्थान पुलिस में कोटा। उससे छोटा भाई सज्जन सिंह है, वो टीचर हैं। और सबसे छोटे हैं वो भी टीचर हैं। ठीक। और बहनें क्रम से? 3 बहनें हैं। एक सरस्वती देवी हैं, वो रेणु ब्याही हुए हैं। 2 बहनें हैं, संतोष और सावित्री, वो कसेरू का वास है। और आपका ससुराल कौन सी जगह है? मेरा ससुराल श्यामी की डाणी है, यहाँ नज़दीक ही। सास ससुर का नाम? सास ससुर नूना राम जी। और सास का नाम भूल गया मैं, देखो। आपकी माँ का नाम? चावड़ी देवी। हाँ। धर्मपत्नी का नाम? राम प्यारी देवी। ठीक है। संतान? मेरे 2 संतान है। बड़ा तो ये वीरेंद्र है लड़का, कंपाउंड नर्सिंग ऑफिसर दिसनाऊ। और बेटी टीचर है। ठीक। बेटी का नाम? बेटी का नाम कल्पना। ठीक हो गया। ननिहाल कौन सी जगह आपका? मेरा ननिहाल आंतरौली। नाना नानी जी का नाम याद है? नानी जी का याद है। बताएं। नाना जी का याद है। बताएं। गणेश राम जी। कोई बात कोई नहीं, लमोरी है। ठीक है। तो अब ये बताएं कि शैक्षणिक प्रश्न में बताएं आपने। मैं ग्रेजुएशन ना। और अभी आयु कितनी है? आयु 67 ईयर्स कंप्लीट हो गए। ठीक है। तो कोई प्रिय मित्र हैं? प्रिय मित्र हैं बहुत सारे। एक आधा का ज़्यादा नहीं तो। एक तो द्वारका प्रसाद जी शर्मा है बगड़ी के। एक कोई बाड़मेर के लिखमा राम जी। एक बागिर जी गोदारा। और एक ये यमुना प्रसाद जी मिश्रा सीनियर ब्रांच मैनेजर हैं। और एक सागरमल जी टेलर हैं हमारे DRM। बनवारी लाल सुंडा, ये अपने मित्र मंडली है। गांव में भी कोई है? गांव में तो वैसे सभी भाई हैं, वैसे ही भाई। अच्छा, ये बताएं कि आपकी आजीविका की शुरुआत कैसे हुई? कहाँ से? यहाँ से आजीविका की? हाँ, मतलब पहले फौज में? हाँ, मैं 20 साल से छोटा ही था। छोटा ही 1974 में 3 अक्टूबर 1974 को आर्मी में चला गया था।
और 8 साल 2 महीने 19 दिन सर्विस करके जी आर्मी से आ गया था। आर्मी में मुझे एक स्पेशल डेपुटेशन मिली भूटान की। अच्छा। और उसमें क्या है, अपने यहाँ की आर्मी है वो भूटनीज आर्मी को ट्रेनिंग देती है। वहाँ मैं 2.5 साल के लगभग रहा। फिर अपने राजस्थान उदयपुर से बोर्ड आउट आ गया था और फिर 83 में बैंक ज्वाइन कर ली। तो बैंक सेवा कार्यकाल सेना का कैसा रहा? ठीक रहा? सेना का बढ़िया रहा कार्यकाल, डेपुटेशन बढ़िया रही। सेना अपनी भारतीय सेना के बारे में अगर कुछ बताना चाहे, उसके जो कर्मठता है, वो जो साहसी गुण, जो एकजुटता है और जो निर्भीकता है उसके बारे में, और जो कुछ खामियां भी हैं। अब देखो, सेना जो अपने जो शुरू में अंग्रेज थे ने, उन्होंने ही सेना जाति वाइज और जो लड़ाकू कौम थी ना, उसी हिसाब से उन्होंने वो सेना खड़ी कर रखी थी, कैटेगराइज करके। जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजस्थान राइफल्स, अपने जम्मू कश्मीर राइफल्स है, गढ़वाल राइफल्स है, ये उन्होंने जो लड़ाकू कौम थी उसी के अनुसार खड़ी कर रखी थी। तो आपको लगता है कि ये हमें कुछ इसमें फ़ायदेमंद है कि कुछ कई जगह लगता है कि नहीं होनी चाहिए थी जाति के आधार पर? नहीं, वो उस टाइम ठीक थी, उस टाइम ठीक थी कि जाति का आधार ऐसा होता है, जैसे एक ही कौम है, मान लिया मैं 9 जाट में था, तो जैसे लड़ाई की वो टाइम होती थी, एक्सरसाइज होती थी, उस टाइम पर क्या वो एक ही कौम होती है, उसको जोश आ जाता है। जैसे तुम जाट हो, बहादुर कौम हो, भावनात्मक लगाव करते हैं। और उसका एक जंगी नारा होता था, जाट बलवान जय भगवान, ऐसा नारा लगा कि वो टूट पड़ते थे। और क्योंकि भारत जो है विभिन्नता में बटा हुआ है, तो अगर कहीं कुछ होता है तो अगर दूसरे को बेचते थोड़ा वो भी फर्क पड़ता है ना। हाँ, वो तो है ना। लेकिन अभी उसके बाद में थोड़ा मिक्स किया था। अच्छा। एक बार गोरखों ने देहरादून में कुछ वो फौज के तुरुप थोड़ा विद्रोह कर लिया था, तो उनको सज़ा दी गई थी। वो देहरादून से माउंट आबू पैदल गए थे। अच्छा। उसके बाद में एक अपने जो ये हुआ था ना स्वर्ण मंदिर, उसमें सिखों ने कुछ कर ली थी। उसके बाद में धीरे धीरे इनका थोड़ा मिलावट कर दी। हाँ, मिक्स हो गए धीरे धीरे, ताकि कहीं ऐसा नहीं हो, विद्रोह नहीं कर सके, धार्मिक नहीं, संवेदनशीलता कुछ हो जाए, हम हाथ हो गए तो हम थोड़े अलग हैं, हाँ, ऐसे नहीं हो। इस तरह से थोड़ा मिक्स कर दिया। और वैसे अगर हम विदेशों की आर्मी को देखें तो उनमें जो रहने का स्तर है, जो तनख्वाह का स्तर है और जो बेसिक सुविधा है, उसमें थोड़ा सा हमें कहीं ना कहीं देखो, अभी ये गवर्नमेंट आने के बाद में फौज को बहुत अच्छी सुविधाएं मिली थी। मोदी गवर्नमेंट आने के बाद में 2014 में जब सियाचिन गए थे मोदी जी, वहाँ पहले आर्मी को वहाँ स्पेशल वो अलाउंस मिलता था 11,000 रुपये। मोदी जी ने सीधा ही उसको 30,000 किया। बढ़िया बात है। और फौज के लिए नए हथियार इनके टाइम, खैर पहले भी थे, गवर्नमेंट करती, इन्होंने जितना काम किया है फौज के लिए बहुत अच्छा काम किया है। OROP किया, सब बहुत, तनख्वाह भी खूब है, पेंशन भी खूब है, कोई वैसे दिक्कत नहीं है। हमारे टाइम पर तो खैर थी। आपको लगता है कि आपकी तरफ से कोई अगर लगता है कि सुधार होना चाहिए, जो मुख्य सुधार अगर आप ज़्यादा नहीं एक बताना चाहें तो आर्मी में वर्तमान में सुधार रहने के लिए नहीं, कैसे भी कोई भी सुधार, एक सुधार के इनका थोड़ा सा एक लिविंग स्टैंडर्ड और खाना वाना होना, वो थोड़ा अगर और बढ़िया हो तो दूसरे देशों उनसे थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। बाकी तो उसकी तो कमी है नहीं, कोई कमी है नहीं, कोई कमी नहीं है। अच्छा, अब आते हैं बैंक की तरफ। तो बैंक में कौन से वर्ष में नियुक्ति हुई? मैं हुआ था 28 नवंबर 1983। ठीक। तो प्रथम नियुक्ति कहाँ हुई? प्रथम नियुक्ति मेरी गांठोल डिस्ट्रिक्ट बांसवाड़ा में हुई। और सेवानिवृत्त कहाँ से हुई? सेवानिवृत्त लक्ष्मणगढ़ से हुए 30 नवंबर 2014। तो किस पद से हुई? स्पेशल असिस्टेंट से। स्पेशल असिस्टेंट। तो ये मैनेजर से छोटा बड़ा क्या होता है? हाँ, छोटा होता है। अच्छा, ठीक। तो कैसा रहा बैंक का कार्यकाल? बैंक का कार्यकाल हमारा बहुत बढ़िया रहा। और वहाँ मैंने घाटोल में 12 महीने काम किया, तो वहाँ तो ऐसे नॉर्मल सा ही काम किया। वैसे स्पेशल काम मैंने यहाँ लक्ष्मणगढ़ में 2009 से 2008 से और 2014 तक किया, लोन का काम। पहले भी आप 2008 से पहले भी तो थे ना यहाँ? हाँ, थे। मैं लक्ष्मणगढ़ में 2005 में आया, पहले 86 में आ गया था, फिर चूड़ी चतुरपुरा मेरा प्रमोशन हो गया, वहाँ चले गए थे। अच्छा, अब क्योंकि बैंकिंग से आप जुड़े हैं तो एक सवाल पूछ लेते हैं नोटबंदी से संबंधित। अब मतलब ये नहीं कि भाई बीजेपी कांग्रेस, अपने की मध्यस्थ रख से बताएं कि तटस्थता से कि भाई ये जो फैसला था वो कहाँ तक फायदेमंद रहा? ये फैसला इन्होंने जो सोचा था ना, वो काम हुआ नहीं। वो इसलिए नहीं हुआ कि ये 10 दिन बाद में होना था, और इनको लगा कि अपने ये लीक हो गया है, तो इन्होंने 10 दिन पहले कर दिया। जैसे मंगल पांडे ने पहले कर दिया था 1800। हाँ, बस वो कर दिया, वो हो गया। तो उसकी वजह से नोट
कम छपे नहीं, और बाकी प्राइवेट बैंकों ने भी कुछ मतलब अच्छा सहयोग नहीं दिया। जो भय इन्हें लगा वो भय बाद में जनता को भी लगा। जनता को इनका क्या है कि अपने पास 3-4 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो बचेंगे, लेकिन वो बचे नहीं। वो क्या प्राइवेट बैंक और उनकी वजह से जल्दी शुरू करने की वजह से वो। अच्छा, मैंने विदेशों में देखा बैंक जो होती है ना, उसमें 2-3 रिप्रेजेंटेटिव खड़े रहते हैं। ठीक है, आप जाएंगे तो या तो आप लाइन में लगें और उसके बाद में 3-4 आदमी पूछते हैं आप, हाँ भाई क्या काम है, मुझे पैसे निकलवाने हैं, मुझे खाते में संशोधन करना है। खाते में संशोधन करना, इधर आइए, पैसे निकलवाने मैं बताता हूँ, ATM से आप पैसे निकालिए। और जैसे हमारे यहाँ पर्ची भरते हैं ना, इसलिए पैसे निकालिए, वहाँ सिर्फ आप ATM कार्ड दे दीजिए, उसमें आपको वो पिन एंट्री कीजिए मशीन में, फिर आपको पैसा लेन देन कर लीजिए। मतलब कोई कागज झंझट ही नहीं है। और अगर आपको समस्या है तो आप अंदर वो जो बैंक के कर्मचारी रहते हैं आपको संशोधन कर देते हैं। तो हमारे यहाँ जो जाते हैं तो धक्के मारने वाले से व्यवहार होता है। ऐसा लगता है कि हमने जैसे अपराध कर दिया पैसे इनको देके, ऐसा लगता है। खासकर स्टेट बैंक की तो बहुत शिकायतें आती हैं। तो आपको नहीं लगता कि जैसे कि कोई ऐसा सर्कुलर नहीं है कि आप 250 रुपये 10,000 रुपये से नीचे मत दो, लेकिन आप जाओ वहाँ जाके आप कह देंगे बाहर जाओ, तो बाहर बेचारे बूढ़े, उनको पता ही नहीं ATM चलाने का। ऐसे जाएंगे तो वहाँ सीढ़ी तो लाइन लगी हुई है और ATM खराब पड़े हैं। तो आपको नहीं लगता कि अव्यवस्था का आलम है, तो अपनी मर्जी से कानून ऐसे क्या अपन भी विदेशों की तरह सुसज्जित वैसे नहीं है, उतने पढ़े हुए नहीं है। विदेशों में क्या, जैसे कई बार उदाहरण देते हैं सिंगापुर का। सिंगापुर एक छोटा सा अपने सीकर जितना, वहाँ की पॉपुलेशन कम है और शिक्षित पॉपुलेशन है। यहाँ पर अपनी पॉपुलेशन शिक्षित नहीं है। शिक्षित है वो भी वैसे ही धक्का मुक्की करते हैं, लेकिन वैसे जैसे हमारे एक पिपराली रोड ब्रांच है सीकर में, उस पर सब काम सिस्टमेटिक है, सब मशीनें लगे हुई हैं। जमा करने की मशीन है, 20,000 तक वही देती है और वही लेती है। तो अपने क्या, एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा के होने की वजह से भीड़ भाड़ हो जाती है, और बाकी वैसे कहने मतलब दबाव ज़्यादा है। लेकिन आपको लगता है कहीं ना कहीं जनसेवा जो भावना है ना, उसमें भी संवेदनहीनता है। भले आप चिकित्सा क्षेत्र में चले जाएं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो जिस तरीके से व्यवहार करते हैं उसमें लगता है कि यार ऐसे डॉक्टर कब हो गए। डॉक्टर का हमने भी देखा था सीकर में, लेकिन क्या जैसे डॉक्टर साहब बैठे हैं तो पहला दिखा रहे, दूसरा साहब मेरा भी ये करना, तीसरा आएगा साहब मेरा भी ये करना। तो डॉक्टर एक बार एक के साथ ही होता है। ये क्या, इस व्यवस्था में थोड़ा टाइम लगेगा, अपने भी हो जाएंगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अभी जैसे हो रहा है, जैसे लक्ष्मणगढ़ अपने बैंक में बाहर 3 मशीनें लगी हुई हैं। आप उसमें पासबुक एंट्री कर लो, दूसरी मशीन में 20,000 जमा कराओ, 20,000 दे दो, ATM लगा हुआ है ले लो। पर वो लोग बाग क्या उसमें आ जाते नहीं है, थोड़ा शिक्षित कम है। यार क्या पता पैसे लग जाए, सुधार होने में थोड़ा समय लगेगा, हो जाएगा धीरे धीरे। अच्छा, ये बताएं कि जब सेवानिवृत्त हो जाते हैं आदमी तो थोड़ा बहुत समाज सेवा में उनका हाथ रहता है कि भाई मैं समय कैसे व्यतीत करूं। कई तो जैसे कि थोड़ा समय अपने दोस्तों के साथ व्यतीत करते हैं, तो कुछ समाज सेवा में आपकी भी रुचि है? समाज सेवा में जैसे मेरे पास कोई बैंक संबंधी कोई काम यहाँ के आते हैं ना, तो मैं उनको साथ जाता हूँ, उनका काम बैंक में जाके करवा देता हूँ। ये तो चीज़ मदद करते हैं। हाँ, एक करते हैं, जैसे किसी का किसान कार्ड रिन्यू कराना है, किसी का खाता खोलना है, किसी को और पेंशन की दिक्कत है, तो उनके साथ जाता हूँ, काम करवा देता हूँ। अच्छा, एक जो जैसे कि 1000 बार बैंक वाले भी कहते हैं, सरकार विज्ञापन देते हैं कि आप अपना पासवर्ड OTP मत बताएं, पैसे के लालच मत आएँ, लॉटरी के लालच मत आएँ, किसी कोई आपको वेरिफिकेशन वाला ऐसा नहीं करता है, आपसे कुछ पासवर्ड का नहीं पूछा, लेकिन फिर भी लोग जो लॉटरी के चक्कर में गफलत में जो भी वो दे देते हैं और उसमें बाद में घोटाला हो जाता है, तो पैसे से खाते से कट जाते हैं। अपने क्या थोड़ी शिक्षित कम है, फिर वो जो बात RBI भी कहता है, बैंक भी कहते हैं हम इस तरह का कोई SMS नहीं भेजते, फिर भी अपने लालच में आ जाते हैं। जी, विधायक सांसद तक से हाँ, लालच में देखो, मैं वहाँ से बोल रहा हूँ आपके इतने पैसे हैं। बैंक बहुत कहता है कि हम कुछ नहीं भेजते, लेकिन अपन उसको पढ़ते नहीं है। वो यार मेरे इतने पैसे आ गए, और फिर वो उसको थोड़ा आप ऐसे आजकल ये क्या वो है, झारखंड में एक जगह है, अच्छा उसका गांव का नाम भूल गया मैं, देखो वो वहाँ से सब फ्रॉड होते हैं। और अपने यहाँ अलवर, राजस्थान में भी अलवर गाँव में से, हाँ, मेवात का एरिया है, जो वो यही काम करते हैं, और उसके ठगी में भोले वाले हो चाहे चालाक, वो भी अपने आदमी आ जाते हैं। अच्छा, कई बार हमने देखा है कि जो आम आदमी है उसका तो लोन माफ़ होने में बड़ा समस्या होती है। माफ़ छोड़ो, मतलब बैंक वाले उसके धमकाने में लग जाते हैं, कई बार ऐसे सुनने में आया है, और उससे बड़ी पीड़ा भी होती है, उसमें मानसिक संतापना होती है, कई बार आत्महत्या कर लेता है। तो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, उनके तो लगता है जैसे बैंक घरे लगी हुई है, ये क्यों होता है? नहीं, देखो ये अपना थोड़ा उसको सही जानकारी नहीं है। जैसे वो जैसे मान लिया किसी को 500 करोड़ का लोन दिया, धीरे धीरे उसने कुछ जमा कराया, नहीं कराया, वो खाता NPA हो गया, और वो जमा नहीं कर पाया, कोर्ट वो चलते रहे, तो उस पैसे को बैंक क्या करती है, उसको राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ करने का मतलब वो पैसा तो बैंक मांगता है,
और उससे धीरे धीरे वो बाद में ले लेंगे, वो उसमें स्टैंडर्ड नहीं रहता वो। अब पब्लिक ऐसे सोचती है उसका माफ़ कर दिया, माफ़ किसी का नहीं किए हैं। तकनीकी शब्दों तकनीकी वो शब्दों का है, उसको राइट ऑफ करते हैं, बैंक अपने लाभ में से घटाता है उसको, और उसको बाद में धीरे धीरे वो कोर्ट में चलता रहता है, तो उसे वसूली करने के लिए। तो आपकी राजनीति में थोड़ी रुचि है? राजनीति में कोई विशेष रुचि नहीं, हमारी तो भारत भ्रमण में रुचि है। अच्छा, हाँ बताएं ना, भ्रमण के बारे में कहाँ किया आपने? मैंने भ्रमण देखो 12 ज्योतिर्लिंग कर लिए, ठीक है, 4 छोटे धाम, 4 बड़े धाम, अमरनाथ यात्रा, मानसरोवर यात्रा जो अपने हिंदुओं के लिए हज कह सकते हो आप, मानसरोवर यात्रा, कन्याकुमारी, मदुरई, ये अपना साईं बाबा, और करीब करीब मोटे मोटे सब कर लिए। तो लोग नहीं कहते गांव के भैया तो चौधरी का बेटा है तो पंडित होना चाहिए था, नहीं कहते? नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कहते। अच्छा बताएं कि आप अमरनाथ जी गए थे, अमरनाथ में भी गए थे, कौन सन में गए थे आप? हम गए थे 18 में। हाँ, मैं गया 2006 में। तो उस समय क्या था कि कुछ ये यहाँ से पंजाब से, अमृतसर से और जो जम्मू से भी लोग जो स्टॉल लगाते हैं वहाँ, ठीक है ना, लोगों की सेवा करने के लिए, और वहाँ क्योंकि खाने पीने उधर पहाड़ों में समस्या होती है ना, तो जाते हैं। और एक पहाड़ के चारों में चक्कर है, तो वो तो टूरिस्ट स्पॉट बना दिया उसका। नहीं, अमरनाथ भी थोड़ी समस्या आती है, लेकिन उसमें भी लोग जो है वो पैसे के, मतलब ऐसा लग रहा है कभी कभी कि तीर्थ यात्रा न करने के बजाय बस ऐसे टूरिस्ट स्पॉट बना दिया इनको। नहीं, वो तो लोगों के जो जैसे आदमी है वो उनकी वैसी ही भावना होती है। अमरनाथ तो वैसे नहीं है। अमरनाथ जी में वो स्टॉल वगैरह तो ऐसे लगाते हैं कि वहाँ कोई व्यवस्था हो नहीं पाती। नहीं, वो नहीं कह रहा मैं, मतलब लोगों का नजरिया जो है ना धार्मिक स्थलों के प्रति, वो वैसा नहीं है, भावनात्मक है। वो नहीं है, वो रहा जाते हैं, उम्र के हिसाब से भी जाते हैं, छोटे भी जाते हैं। वो आप जम्मू MS स्टेडियम से गए कि डायरेक्ट गए सीधे? हम बालटाल के नहीं, पहले जम्मू में रुके। जम्मू में रुके, ना जम्मू में रखे। जम्मू में अपने एक उन्होंने बेस बना रखा है भगवती नगर में। भगवती नगर में एक बेस बना रखा है, वहाँ से सब बुकिंग होती है गाड़ियों की। एक रास्ता चंदनवाड़ी हो पहलगाम होके, दूसरा रास्ता बालटाल होके है। आपको दिन में वो टिकट बनवा लो और रात को करीबन 2-3 बजे बैठो वहाँ पर, वो दूसरे दिन छोड़ देते हैं। तो मैं तो जाते समय पहलगाम से, आते समय बालटाल से उतरा था। अब दोनों उस बालटाल से खड़ी चढ़ाई बड़ी परेशान करती है। चढ़ गए हम तो वो 16 किलोमीटर, वो 16 से ज़्यादा, 45 उसमें 3 दिन लगते हैं। 3 दिन लगते हैं, उसमें 1 दिन लगता है। उसमें 1 दिन लगता है, वहीं रहे रात को। जब गुफा के दर्शन हुए तो बड़ी मन में शांति हुई। हाँ, काफ़ी बहुत अच्छी शांति। वहाँ क्या हमारे कुछ परिचित थे, CRPF के हेड कांस्टेबल थे, वो हमें ले गए आराम से वहाँ दिखाया, और मैंने 2 कबूतर भी देखे। अच्छा, वो बताते हैं कि जिसने देख लिया। 2 कबूतर भी देखे, मेरे साथ शर्मा जी थे, उनको वो कबूतर अंदर चले गए। उनको नसीब नहीं, उनको बोले आपने पहले नहीं बताया, मैंने बताया इतनी देर में। ये मेरे हाथ में नहीं गए, जिसको दिखना उसको दिखेगा। फिर हम शाम को श्रीनगर आ गए थे। दूसरे दिन मेरा भाई वहाँ सब इंस्पेक्टर CRPF में, वहाँ रहे, श्रीनगर घूमे हम। वो शंकराचार्य जी मंदिर, ये डल झील, संतूर होटल, और वहाँ के गार्डन्स वगैरह, एप्पल्स वगैरह के, ये सब देखे। अच्छा, क्योंकि आप बैंकिंग से जुड़े हैं तो मैं ज़्यादा महंग सवाल न पूछ के साधारण एक सवाल पूछूंगा कि भारत की अर्थव्यवस्था को आप भविष्य में किस नज़रिए से देखते हैं? सकारात्मक है, ऋणात्मक है? अभी तो सकारात्मक चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है। जो मार्केट धीरे धीरे पूरा खुल जाएगा तो गवर्नमेंट की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जैसे आप जब कांग्रेस का राज था तो बीजेपी वाले कहते थे जी भैया आप प्राइवेटाइजेशन मत कीजिए, जो है ना, निजीकरण मत कीजिए, उससे हम देश को बेच रहे हैं वगैरह बेच रहे हैं। लेकिन जब मोदी सरकार आई तो खुद निजीकरण में रुचि ली। और तो ये परिस्थिति बस लेना पड़ रहा है कि नहीं, ये पहले भी फैसला सही था कि अभी सही है? वो पहले भी सही था और अभी भी सही है। एक छोटी सी बात बताऊँ आपको, झारखंड में माइनिंग की है एक, उसमें क्या हुआ, 900 आदमी काम करते हैं, ठीक, और वहाँ जाते कितने, 200। अटेंडेंस लगाने वाला 900 के अटेंडेंस लगाता है, काम करते हैं 200 आदमी, 700 के पैसे वो आपस में बांट लेते हैं, जैसे यहाँ नरेगा में होता है। हाँ, नरेगा में। तो बताओ आप, वो बेचना ही पड़ेगा, वो कैसे चलेगी? नहीं चलेगी वो तो। अपने कॉपर की थी, 5 ट्रक बेच दिए, 2 ट्रक रख लिए। ये तो सुनते थे, सुनते थे। हाँ, तो ये
इसी वजह से ये अपनी जो है वो गवर्नमेंट क्या करे बताओ, लॉस में जो निजी रहेगा तो निगरानी ज़्यादा होती है। बिल्कुल पैसा लगेगा। और ये टाटा एयरलाइंस थी पहले रतन टाटा के पास ही थी, नेहरू जी ने वो ले ली, उन्होंने नेहरू जी को कहा भी कि आपसे नहीं चलेगी। फिर ये अभी वापस रतन टाटा को देनी पड़ी, क्योंकि ये जैसे सरकारी लवाजमा जाता है 2-3 लाख रुपए बकाया पड़े रहते हैं, वो कब पास होते हैं कब नहीं होते हैं, कितने सारे कर्मचारी हैं, फिर इनकी जो परचेजिंग होती है उसमें वो उस हिसाब से घपला करते हैं, उस हिसाब से ही होता है। तो आप अपने गांव को अन्य गांव के मद्देनजर कहाँ रखते हैं, कहाँ पाते हैं, मतलब कि विकासशील है, थोड़ा सा ज़रूरत है भी ऐसे? थोड़ी ज़रूरत है हमारे गांव में, अन्य गांवों से भी इतना विकास नहीं हुआ है। जैसे किस चीज़ की कमी? जैसे रोड की कमी है, दो यहाँ से पंडलावा रोड अभी स्वीकृत तो हुई है, 1 महीना हो गया वो सब, लेकिन शुरू नहीं हुआ। यहाँ से खिचड़ों की डाणी है, खेड़ी है, ये अब देखो ये बन जाए तो यहाँ फिर करीब हम लक्ष्मणगढ़ से सीकर से सीधे जुड़ जाए। ज़्यादा इन्हीं की ज़रूरत है। वैसे यहाँ पर हॉस्पिटल वगैरह बहुत, सब सेंटर वगैरह ऐसे है, और वैसे स्कूल भी है ना? स्कूल है, सीनियर स्कूल है, जो हमारे ताऊ जी का लड़का वो शहीद हो गया था, तो उनके नाम से। हाँ, उसके नाम से। अच्छा, ये बताएं कि आपकी खेल में रुचि रही है? खेल में बास्केटबॉल खेलता था बहुत अच्छा। हाँ, आर्मी में भी खेला, और यहाँ बगड़िया में पढ़ते थे तो भी खेलते थे। अच्छा, एक बताएं कि जैसे आप हम सेना में जाते हैं तो सेना में हमारा शरीर थोड़ा सुडौल बलिष्ठ होता है। हाँ। तो ये अनुशासन का नतीजा है कि खाने का है कि कसरत का है कि समेकित है, मतलब मिलाकर है सब कुछ? ये पहली बात तो कि वो उम्र ही ऐसी होती है। नहीं, उम्र तो खैर होती है, वहाँ तो उम्र के हिसाब से रखते हैं, बुजुर्गों को वहाँ कौन रखेगा। जैसे एक्सरसाइज और वो जैसे सवेरे पीटी है, और वो उसी के हिसाब से वो अनुशासन तो खैर है ही, अनुशासन बिगड़ तो काम नहीं होता। सही है। अच्छा, एक मेरा मानना है कि सेना जो है अगर उसको आप नियंत्रण में रखते हैं तो सेना जो है सैन्य जो प्रोफेशनल सैन्य बल की तरह काम करती है। अगर सैनिक जो है वो बेलगाम हो जाए तो समझिए कि उससे बड़ा फिर कोई समझिए गिरोह नहीं बचता। गिरोह नहीं, वो तो फिर देश की सुरक्षा कैसे? देखो जैसे सेना में जाते हैं, ये अपनी जो परेड चलती है ना, परेड दाएं मुड़ बाएं मुड़, उसका कोई मतलब नहीं होता है, वो सिर्फ अनुशासन के लिए हमारा मानना है कि इतने बजे इतने ये काम करना नहीं। जैसे दाएं मुड़ा तो वो दाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़ बोलोगे तो वो बाएं मुड़ेगा। फिर उसके बाद में जब आप आदेश दोगे भागो तो वो भागेगा, उसके बाद में कहोगे आप लड़ाई के लिए चलो तो वो लड़ाई के लिए जाएगा। ऐसा नहीं कैसे थक गया मैं तो नहीं थक गया, ऐसे नहीं है, ऐसे फिर उसकी आदत हो जाएगी। आदत हो जाएगी, वो परेड इसीलिए होती है। परेड का मतलब ये अनुशासन और हुक्म मारने की आदत होती है। तो जैसे कि आप सेना से जुड़े हैं तो एक सवाल, हालांकि मुझे नहीं पता अच्छा नहीं, लेकिन जैसे कि हमारी जो विदेश नीति है उसमें हम क्या करते हैं कि अभी तो थोड़ा फर्क पड़ा है, लेकिन पहले हम जैसे कि भले पक्ष में हो चाहे पक्ष में हो, पाकिस्तान के बारे में जब पाकिस्तान नाम आते हैं सबकी आंखें लाल हो जाती थी। चीन का नाम आते हैं ऐसे नीचे गर्दन की भाई आगे बोलना ही नहीं, मतलब जो विपक्ष में तो बोलेगा, पक्ष में जो सत्ता पक्ष में वो नहीं बोलेगा। लेकिन अभी भी हमें नहीं लगता कि अगर हम पाकिस्तान से तुलना न करके हम चीन से अपनी तुलना करें तो हम थोड़ा सा पिछड़ रहे हैं? देखो, पाकिस्तान से तो अपनी तुलना करनी भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान तो अपने 1 स्टेट या 2 स्टेट के बराबर है, और उसकी तो अर्थव्यवस्था बहुत खराब है, कुछ नहीं है उसके पास। वो तो दूसरे देशों से अपने उधार लिया और खाया पिया, चीन के दान या सऊदी अरब के उस पर चलता है। बाकी जो जैसे चाइना है, तो अपने को सब कंपटीशन सब और कुछ चाइना को ध्यान में रख के, वैसे दोनों फ्रंट हैं, पर चाइना को ध्यान में रख के उस हिसाब से करना चाहिए। पर अपनी जो आर्मी है वो चाइना से कम नहीं है, अपनी आर्मी बहुत सुदृढ़ है, बहुत तकड़ी आर्मी है। अपने आर्मी को क्योंकि हमारे यहाँ स्वयं सेवक के रूप में भर्ती होते हैं, ज़बरदस्ती नहीं होते, और वो उनको अपने पहाड़ों पर जैसे अपने तो यहाँ चलती रहती है, आतंकवादी हैं और उन अपने वालों को तजुर्बा ज़्यादा है, अभ्यस्त हैं। वो लोग अभ्यस्त नहीं है, उनके इतनी सर्दी के ऊपर वो रह नहीं सकते। परिवार में अकेला है तो फिर उन्हें वो भी डर रहता है अपने अपने यहाँ कोई वैसा कोई डर नहीं है। सही है। अपने यहाँ तो अगर एक शहीद हो जाता है माँ कहती है मैं 2-3 और वो भी नहीं बोलते। अपने जो आर्मी भर्ती करेंगे वो बहुत मतलब सुदृढ़ है, बहुत मजबूत है, बेस मजबूत है उनका। तो अच्छी बात, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तरफ से अपने गाँव वालों को, अपने प्रियजनों को, आपके चाहने वालों को, जो कई सालों बाद आपको देखेंगे तो उनके लिए कोई संदेश यही है, सब जो मिलकर काम करें, प्रेम से रहें, और एक दूसरे की कोई काम पड़े उसमें मदद करें, टांग खिंचाई न करें, बस सबसे अच्छा यही है। चलो, अच्छी बात है। समय मिला तो फिर कभी साक्षात्कार लेंगे। क्यों? जय राम जी, जय माता जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।